तो क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के आज के इस टॉक शो में हमारे साथ में दो शख्सियत हैं और शख्स को शख्सियत बनने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है और इन दोनों ने एक बहुत लंबी यात्रा की है। लंबी यात्रा का अर्थ जो है, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे बीच में दो शख्स हैं जिन्होंने चित्रकारिता को लेकर के और एक बहुत लंबी यात्रा की है। लंबी यात्रा से अर्थ उम्र का नहीं है, लंबी यात्रा से अर्थ जहन के अंदर किसी यात्रा का करना है। ये किसी ट्रेन का सफर नहीं है, ये किसी बस का सफर नहीं है। ये आप कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, पलंग पर लेटे लेटे कर सकते हैं, कमरे में बैठे बैठे कर सकते हैं, घूमते हुए कर सकते हैं, किसी भी जगह पर यह यात्रा की जा सकती है। आप लोग उस यात्रा के यात्री रहे हैं, तो हमने आपको आज चित्र की विचार यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। और मैं आपका औपचारिक परिचय दूं, हमारे बीच में एक अंजना चांडक जी हैं। इन्होंने कला का रास्ता तय किया बीटेक करने के बाद, और बीटेक करके इन्होंने इंजीनियरिंग इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन इनको प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन तो मिला, लेकिन इनकी अंदर की आंतरिक प्यास जो थी आर्ट की, वो इससे पूरी नहीं हुई। तो इन्होंने कुछ और फीलिंग्स के चित्र लेने शुरू किए और वो इनको चित्रकार और एक लेखन की तरफ ले गया, और इन्होंने भी फ्रीलांसिंग लेखन और चित्रकारिता को अपना लिया। इन्होंने टू टेल्स 2014 में, टेपेस्ट्री ऑफ साइलेंस, और अपने आत्मिक और आध्यात्मिकता को प्रकट करने का एक माध्यम इसको माना। और इन्होंने मन के नाम से एक कविता संग्रह भी लिखा, जिसमें इन्होंने कविताओं को रखा, और वो कविता भी फ्री वर्ड्स कविताएं थी। और उस किताब की विशेषता ये भी रही कि उसमें प्रमुखता से इन्होंने चित्रों को भी इंगित किया। तो दो आर्ट फॉर्म उस किताब के अंदर थे। मैं उस किताब में इत्तेफाक से समीक्षक के तौर पर था और मैंने उस किताब पे बात भी की थी। तब से मुझे लगा था कि इसमें चित्र पर बात करने के लिए आपको अपनी बात में शामिल किया जाए कभी, जब भी अवसर मिले, और ये अवसर आज मिला। और आपकी एक विशेषता और रही कि आपने 11 मिनट का एक चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजमेंट पर खुजरोह में एक डांस फेस्टिवल में एक प्रस्तुति दी, एक परफॉर्मेंस जो उसमें था, जिसका नाम था इत्तीसी, और वो बहुत सराहा गया। इसके अलावा आपने कुछ ऐसे विषय चुने जो आपके एकाभिनय में थे, जिसमें मैं कैकई, आज की मंदोदरी और द्रौपदी आपकी एकल नाट्य प्रस्तुतियां रही, जिनको आपने बिल्कुल, और मैं उसका भी साक्षी रहा कि मैंने आपका मैं कैकई मैंने देखा भी था, और मैंने आपसे कहा भी था कि, और हमारी लंबी बात भी हुई थी इस पर। फिर आप कबीर के विचारों पर और बुद्ध के विचारों पर केंद्रित होकर के आपने एक पोएट्री का पूरा कार्यक्रम बनाया, और आपने एक सीरीज इसकी बनाई। हम भी चाहते हैं कि आपकी आर्ट गैलरी हो, उस गैलरी के अंदर बहुत सारे चित्र लगे हों, हम भी उस चित्रों को आकर के देखें। हमारी दूसरी शख्सियत हमारे बीच में है, वो है विभू जोशी बोहरा। विभू जोशी बोहरा अभी उम्र के पड़ाव पर तो बहुत छोटी हैं, लेकिन इनकी समझ और इनकी चित्रकारिता और इनकी चित्र के प्रति विचार, इसको लेकर के ये बहुत सजग हैं। इन्होंने MBA किया 2013 में, और उसके बाद में रिलायंस जियो में HR एग्जीक्यूटिव का काम किया। और उसके बाद में मैंने कहा, वही बात होती है, एक थ्रश और एक प्यास। ये दोनों चीजें किसी व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि जब तक नहीं देती, तब तक अंदर की बेचैनी बढ़ा देती है। तो इनकी भी बेचैनी बढ़ती रही, और फिर इन्होंने भी चित्र और पोएट्री, आप में और इनमें समानता ये है कि इन्होंने भी पोएट्री को और इन्होंने भी चित्रकारिता को चुना अपने अंदर के एक्सप्रेशंस को लाने के लिए। तो ये दोनों विधाएं भी आप लोगों की मिलती है, और आप दोनों का सोच और संस्कार भी मिलता है। और फिर इन्होंने जो है
वाइल्ड इमेजिनेशन, नारी तू नारायणी, सामाजिक अभिशाप, नारी विमर्श जैसे विषयों को लेकर के नारी विमर्श का चित्रांकन करने का सोचा और इन्होंने इस विषय को चुना और इनको राजस्थान सरकार से इसके ऊपर एक पूरा अभियान मिला जो कि डायन प्रथा के अगेंस्ट में था। आपको पता हो तो बीच में एक बार राजस्थान में एक लहर सी उठी थी कि डायन कहकर के स्त्री को मार दिया जाता था। उस विषय को इन्होंने चुना और उस विषय पर इन्होंने पूरी एक चित्र जो है बनाए कई और वो उनको दिए। तो राजस्थान सरकार के एक कार्यक्रम में इनकी भागीदारी रही जो कि नारी विमर्श में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्होंने तकरीबन 400 के करीब कैनवास तैयार किए और इतने सारे चित्र इन्होंने बनाए। ये चित्र भी मैं इनके देखता रहा हूँ और हम अंतिम पड़ाव में इनके चित्रों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अंजना जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग जिस चित्र की बात करते हैं एक पेंटर की या एक चित्रकार की, तो उस चित्रकार के मन में आपने जब इस विधा को अपनाया तो आपके जहन में क्या था कि आप चित्र के माध्यम से कैसे अपनी बात कहने के लिए आ गई और क्या आपके मन में सोच रहा, तो आप बताइए। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार इतने अद्भुत मंच पर मुझे और विभू को जोड़ने के लिए। और मैं आज के इस प्रोग्राम को लेकर बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मुझे लगता है बातचीत एक म्यूचुअल एक दूसरे को जानने का सीखने का माध्यम है और क्रिएटिव पर्सन्स के लिए एटलीस्ट ये बहुत जरूरी है। अगर मैं सोचती हूँ तो शुरू से जब से मुझे याद है मैं हमेशा मेरा आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन रहा ही है। मुझे याद है अपने पापा के नए कोरे शर्ट पर 2 बटन्स के बीच में मैंने बिना किसी से पूछे बटन रोजेस प्रिंट कर दिए थे। बहुत खुश हुई थी, पर जो उसके बाद डांट पड़ी वो मुझे याद है। तो ऐसे इंक्लिनेशन शुरू से रहा। पर जिस तरह की फैमिली को मैं बिलोंग करती थी वहां पे अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। फाइन आर्ट्स एक हॉबी हो सकती है बट प्रोफेशन नहीं। तो कभी मैंने सोचा नहीं या किसी ने मेरे बारे में वो सोचा भी नहीं। पर जैसा कि आपने बहुत अच्छे से कहा कि प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिला, पर कहीं पर वो चित्रकारी या फॉर दैट मैटर क्रिएटिविटी की भूख थी वो इंटीरियर्स के प्रोजेक्ट्स में पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें बहुत टेक्निकल डिटेल्स पे भी काम करना पड़ता है। तो मुझे लगता था कि मेरी पेंटिंग या दूसरी तरह की जो ये क्रिएटिविटी है वो सिर्फ वीकेंड पर सिमट कर रह गई है। और एक दिन ऐसा फीलिंग और ऐसा एक अंदर से ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे उबाल आता है कि वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने मनीष मेरे हस्बैंड से कहा कि मतलब अब कल से मैं ये काम करना ही नहीं चाहती। और लिटरली आज शाम मैं साइट से घर आई हूँ और कल से मैंने सब साइट्स को जयराम जी की कर दिया। और बस फिर इतनी खुशी हुई मुझे कि अब मैं फुल टाइम वो कर सकती हूँ। मुझे बताया कि कलाकार को बंधन पसंद नहीं होता है और बंधन मुक्त होने की खुशी आपने दी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इसके पहले मैं अपने साथ बैठी क्योंकि आर्ट एक ऐसा फील्ड है, विभू जानती हैं, कि जहां पे इमीडिएटली आप कमर्शियल एस्पिरेशन, फाइनेंशियल एस्पिरेशन नहीं रख सकते अगर आप उस टाइप से सोचते हैं। तो मैं अपने साथ बैठी क्योंकि जिस फील्ड में मैं थी उसमें मैं आई वॉज डूइंग वेरी वेल। तो मुझे मतलब मेरे खुद आसपास के लोगों ने सोचा कि मैं पागल हो गई हूँ जो मैं चेंज कर रही हूँ एकदम से, लीप ऑफ फेथ। तो मैं अपने साथ बैठकर मैंने सोचा कि एम आई रेडी फॉर इट। और मुझे जवाब मिला कि ये जो मटीरियलिस्टिक एस्पिरेशन है वो मेरे नहीं है, उनके बिना भी मैं बहुत खुश रह सकती हूँ। और फिर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने इस फील्ड में कदम रखा। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तो आपने इस काम को इस तरीके से शुरू किया। मैं साथ ही साथ विभू से बात करना चाहूंगा। विभू, क्या कुछ ऐसा ही भाव तुम्हारा भी रहा होगा? नमस्ते। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ
कि तुमने भी अपना जो है काम छोड़ दिया था, क्योंकि तुम रिलायंस जियो के अंदर HR एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन यही सेटिस्फेक्शन तुम्हें ये नहीं था काम का, और फिर तुमने आफ्टर ऑल छोड़ करके फ्रीलांसिंग अपनी चित्रकारिता और पोइट्री की तरफ आ गई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम में ये भाव, तुम में ये संरचना करने का काम, चित्र बनाने का, सोचने का, ये कहाँ से तुमने सोचा और तुम्हें मिला? पहले तो मैं आपको भी नमस्ते बोलती हूँ और थैंक यू, आपने इनवाइट किया और इतना अच्छा मौका मुझे दिया कि मैं अपने वर्ड्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर पाऊँ। बहुत खुशी है मुझे। आर्ट एक्चुअली बचपन से ही था, पर कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कोई आर्टिस्ट बन जाऊंगी, क्योंकि आर्टिस्ट बनना, मैं तो सोचती हूँ मैं अभी भी कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। बचपन में जब क्या होता था कि बहुत बच्चे बैठते थे, कलर्स वगैरह करते थे स्कूल्स के अंदर, मेरा हमेशा कलर्स बाहर ही जाते थे, लाइन के अंदर नहीं। तो पहले लगता था नहीं नहीं, पेंटिंग मेरी बस का नहीं है। मैंने MBA कर लिया, के बाद में जब भी कंपटीशन होता था कॉलेज के अंदर, सबसे पहले पोएट्री हो चाहे कोई तरह का आर्ट हो, मैं जरूर पहले अपना नाम लिखाती थी कि नहीं नहीं मैं करूंगी। तो सबको लगता था कि कोई भी आर्ट का या फिर क्रिएटिविटी का कुछ है तो विभू से पूछ लो। तो उस टाइम मुझे मेरे एक सर ने कहा था कि मैंने एक फेस पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया। उसमें मैंने भारत का कुछ बनाना था, सत्यमेव जयते लिखकर। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने बनाया और उसके बाद में मुझे कोई प्राइज नहीं मिला। तो मेरे एक सर खड़े होके मेरे लिए क्लैप करने लग गए कि यू आर द आर्टिस्ट। ये जरूरी नहीं कि आपको कुछ मिले, पर आपने जितना एफर्ट दिया और आपकी जो थिंकिंग थी वो सबसे अलग थी। तो उस टाइम मुझे लगा शायद मेरा आर्ट का हो सकता है, पर फिर भी उस टाइम भी मैंने इतना आर्ट को सीरियस नहीं लिया। फिर मैंने MBA फिनिश करके जॉब का ट्राई किया, जॉब किया। उस टाइम उससे पहले मैं पेंटिंग करने लगी थी। जब दिमाग काम नहीं करता, आप कुछ सोच समझ नहीं पाते, तो आर्ट एक थेरेपी की तरह काम करती है। तो मैं उस टाइम जब भी पेंटिंग करने बैठती तो ऐसा लगता कि सब कुछ भूल गई हूँ। तो उस समय उसके बाद में जब जॉब ज्वाइन किया मैंने, वहां से आकर रात को 11 बजे भी आऊं पर एक पेंटिंग जरूर बनाती, तो जिससे ये अपना मेरा सेल्फ माइंड सेटिस्फेक्शन पूरा था। रिलैक्स हाँ, ये होता। सेल्फ सेटिस्फेक्शन था। हाँ। हाँ। फिर एक दिन मैंने कॉल करके पापा को बोला कि मुझे नहीं लगता कि मेरा है स्ट्रीम, मुझे आर्ट में ही जाना चाहिए। तो पापा ने कहा ठीक है। तो उसके बाद में मैंने आर्ट पे फोकस करना स्टार्ट किया। पर बहुत आर्ट एक ऐसी फील्ड है जहाँ आप जा सकते हो, पर वहां पे सक्सेस पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां से थोड़ी स्ट्रगल स्टार्ट हुई, तब समझ में आया कि आर्टिस्ट बनना इजी नहीं होता। और वैसे मैं एक बात कहूँ कि आर्टिस्ट बना भी नहीं जाता, आर्टिस्ट तो होता है। और बिल्कुल आर्टिस्ट का बिल्कुल होना ही होता अपने है। आप में बहुत बड़ा एक संतुष्टिकरण है। आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है। बहुत। आपने देखा बड़े बेतरतीब से रहते हैं आर्टिस्ट। हाँ, उनका कोई उनका बिल्कुल उनका फ्री अपना ही रहते एक हैं अलग दुनिया उनको। होती है, अपने एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। वो अगर टूटी चप्पल पहन के भी जा रहा है तो उसके आर्ट की कदर है, उसकी कदर नहीं है भले ही, लेकिन उसकी आर्ट की तो कदर है। बिल्कुल। तो आर्ट की। आर्टिस्ट और का एक आर्ट मैंने भी स्टार्ट ऐसे किया, हाँ, मतलब मैंने डायरेक्ट कैनवास पे पेंटिंग करना स्टार्ट किया। तो हाँ, पहले लगता, सब बोलते थे कि अरे कैनवास खराब हो जाएगा, तो आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कुछ बना नहीं सकते। हम्म। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और पहले मैंने अपने लिए काम किया। तो बस फ्री बर्ड जैसे ही काम किया हमेशा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छी बातें की। और तुमने अपने आर्ट की जर्नी जर्नी कहाँ से शुरू हुई उस यात्रा को बताया। अंजना जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब चित्र बनाती हैं, क्योंकि आज हमने आपके केंद्र में रख करके और बातचीत को रखा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप
आपके संस्कार में एक चिंतन प्रमुखता से रहा है, एक विचार आपके मन में हमेशा गूंजता रहा, और आपने इसी विचारों के साथ शायद पहले तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के चित्र बनाए होंगे। मुझे भी पता है कि जब कोई चित्रकारिता शुरू करता है तो वो प्रकृति के चित्र बनाता है, सूर्य के चित्र बनाता है, वो जो है एक प्रकृति को लेकर के आता है। मुझे पता है कि अगर कोई पहला चित्र बनाएगा तो पहाड़ बना देगा, नदी बना देगा, झरने बना देगा, उसके ऊपर चिड़िया चला देगा, कुछ इस तरीके के चित्र बनाते हैं जो सब बच्चे बनाते हैं, और प्रकृति उनकी पहली पसंद होती है। लेकिन धीरे धीरे जब आपके दिमाग में विचार आने लगते हैं और आप ये सोचते हैं कि इस विचार को चित्र में कैसे लाया जाए, तब जाकर के आपकी कठिन तपस्या शुरू होती है। जब आपकी कलम जब कागज पर कुछ उकेरने लगती है तो अपने आप एक थॉट प्रोसेस दिमाग में चलने लगता है कि इसमें क्या बनाया जाए कि जो मैं सोच रहा हूं या मैं जो सोच रही हूं वो अगले को देखते हुए महसूस होना चाहिए। क्योंकि आपके चित्र के साथ में एक्सप्लेनेशन के लिए आप नहीं होते। भाई कवि जब कविता पढ़ता है तो कवि होता है सामने, लेकिन चित्र के सामने तो किसी तरीके की कोई बात नहीं होती है। मुझे पहली बार एक चित्र ने प्रभावित किया जब एक बच्चे ने केवल गोल 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 बना करके छोड़ दिया, और मैं उस चित्र को देखते हुए सोचने लगा उसने क्या सोचा होगा मन में, मुझे नहीं पता। मेरे ही पोते ने ये ड्राइंग की थी। एक ऐसे ही जो है वो उसने अपनी टेबल ऐसे खड़ी कर दी, उसको बना दिया कैनवास, और उसके ऊपर वो लेकर के बैठा और उसने बहुत सारी लाइनिंग्स खींच दी, और फिर गोल 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 गोल। अब इसने तो क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब उस चित्र को देखा तो मैंने सोचा कि एक आदमी एक विचारों की सुरंग में घुस गया है, और उस विचारों की सुरंग में उसके अंदर वो गोल गोल घूम रहा है अंदर ही अंदर, और इस तरीके से गुथ गया है कि वो उससे बाहर निकलना चाहता है और निकल नहीं पा रहा है। ऐसी भयंकर उलझन वो चित्र दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि इतनी सी बात भी इतनी बड़ी बात कह जाता है। तो चित्र अपने आप में हर व्यक्ति के अंदर एक विचार को पैदा करता है। आपने एक विचार पढ़ा, जैसे आपने बुद्ध को पढ़ा, और फिर आपको लगा कि बुद्ध के बहुत आयाम हैं, और आपने एक बुद्ध की सीरीज पूरी तैयार कर दी। तो मैं आपसे बुद्ध सीरीज के विचार चिंतन पर बात करना चाहूंगा कि आपने ये कैसे किया। तो जो मेरी जर्नी रही पेंटिंग्स की, आर्ट की, जैसा मैंने पिछली बार खत्म की अपनी बात की, मैंने लीप ऑफ फेथ लेके अपना सब कुछ छोड़कर स्ट्रेट इसमें मैंने जंप कर लिया। और वो कहते हैं ना, जैसे जब मैंने मेरी माँ से क्वेश्चन किया कि आपने मुझे फाइन आर्ट्स में क्यों नहीं डाला, मुझे तो नहीं समझता था तब, पर आपने मुझे फाइन आर्ट्स में क्यों नहीं डाला, तो माँ ने इतना अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हमें जिन रास्तों से गुजरना होता है हमें उन रास्तों से गुजरना होता है। तो ये जो इंटीरियर्स और इसमें लाइन, प्रपोर्शन, जो एक चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव, उसके प्रपोर्शंस और सारे आयाम जो ये मैंने सीखे, वो शायद टेक्निकल इसमें मेरे इतने काम नहीं आए जितने एज एन आर्टिस्ट मैं शायद सबकॉन्शियसली वो यूज करती रहती हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि यही पीरियड में जब मैं वो काम छोड़ चुकी थी, मनीष और मैं दोनों कोइंसिडेंटली एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक कोर्स कर रहे थे, जहां हमने नया दोनों ने मेडिटेशन सीखा। हमने इसके पहले कभी आंख बंद करके बैठना क्या होता है हमें मालूम ही नहीं था। हम दोनों ऐसे परिवारों से आते हैं जहां काफी धार्मिक विचारों के सब हमारे आसपास है। तो मनीष वैसे बहुत मस्ती वाले और बहुत आउटस्पोकन और बच्चों में बहुत पॉपुलर ऐसे हैं, पर जब मैंने उनको मेडिटेशन करते देखा, मैं तो 5-7 मिनट बाद इधर उधर आंख खोल के देखती थी, बट वो घंटों बैठे रहते थे वो रिट्रीट में।
तो मुझे ऐसा फीलिंग आया, अचानक मेरे मन में ध्यान आया कि शायद आदमी को बाहर से कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण प्रतीक है मस्ती का, खून का, कर्म का, एक्शन का। ये सब करते हुए भी, बाहर से कृष्ण होते हुए भी, आदमी को भीतर से बुद्ध होना चाहिए, शांत। तो ये अचानक मनीष को देख के ऐसे एकदम लाइट जली मेरी, कृष्णा फ्रॉम आउटसाइड एंड बुद्धा फ्रॉम इनसाइड। अरे वाह वाह वाह। ये ऐसा हो गया कि बस इस पर मैं जुट गई। और फिर जब तक ये थॉट आ रहा था, मैं उसी किस्म का म्यूजिक सुनती थी। मैं मतलब जैसे वो आप बोल रहे हैं ना पागल आर्टिस्ट, बाल भी नहीं बनाती, मतलब बहुत डूब के रम के मैंने वो पूरी सीरीज बनाई। और मेरा पहला एग्जीबिशन वही सीरीज था जिसका नाम था एलिक्वेंस ऑफ सोल, यानी सोल की भाषा। तो वो लिटरली मेरे पहली बार जिंदगी में मैंने अपने सोल की भाषा समझी, और वो एग्जीबिशन था। और बाय गॉड्स ग्रेस वो एग्जीबिशन, जब मैं जा रही थी घर से, तो मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा कि चाहे मेरी एक भी पेंटिंग ना बिके, मैं दूसरे एग्जीबिशन की भी तैयारी करूंगी। पर वैसा मौका नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। तो ऐसा जब कोई थॉट आता है ना, तो फिर मैं उस पर मतलब उसको सोचती हूँ और उसको आत्मसात करने की कोशिश करती हूँ। कभी भी मेरे लिए स्टार्टिंग से दो मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा रहा स्कूल के भी दिनों में, और कॉलेज में तो डिजाइन एंड ऑल के लिए मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही सब तरीके से। मुझे थोड़ा बोलने में एम्बैरेसमेंट भी हो रहा है, पर मुझे कभी भी चित्र बनाना अच्छा लगा, चित्रण नहीं। हाँ हूबहू कॉपी करना कभी मुझे, अभी भी मुझे कोई बोलता है ना, आई रिफ्यूज इट। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएटिव आर्टिस्ट की यही विशेषता होती है कि वो किसी भी काम में अपना क्रिएशन जरूर जोड़ता है। एग्जैक्टली। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कील टांगने का भी काम होगा, तो वो ढूंढेगा उसमें कि इसमें मैं अपना क्या दिखाऊं। बिल्कुल। तो ये जो क्रिएशन है, इसी ने आपको इस तरफ लेकर के गए। हाँ, मतलब मुझे लगने लगा कि मैं एकदम फोटोग्राफ की तरह मैं कुछ कॉपी नहीं करना चाहती। मैं ऐसा कुछ बनाना चाहती हूँ जिस चित्र का बाहर कोई संदर्भ हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मतलब उस क्रिएटिव फ्रीडम को मैंने पूरी तरह से यूज किया कि मेरा चित्र है। हाँ। उसमें शायद 6 उंगली होगी, उसमें शायद जैसे मेरी कविता में भी गुलाबी सूरज, मेरी उनींदी दुनिया को गुलाबी सूरज बन जगाते हो। वो सबके लाल पीले सूरज होते हैं, जब मेरे को प्यार से जगाया जाता है रोमांटिक, तो मेरा सूरज गुलाबी होता है। तो ये सही है। हाँ, तो मैंने अपनी दुनिया, सभी विभू भी जानती है और वो मुझे पता है, एग्री करेगी कि इसमें खासियत है कि हम अपनी दुनिया बसा सकते। तो मुझे प्रेम तन्मय जी का एग्जैक्ट फोटो या पोर्ट्रेट बनाना मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ी विधा है, मैं उससे इनकार नहीं करती, बट दैट इज नॉट समथिंग विच आई वांट टू डू। कला ऐसी होनी चाहिए जो इंसान देख के बोल दे ये इसकी है। हाँ, और इसमें व्यक्तिगत, मैंने कहा ना कई बार, व्यक्तिगत चित्रों की उतना महत्व नहीं है। ये चित्र पौराणिक काल के अंदर जैसे राजा महाराजा अपने चित्र बनवा लेते थे, सेठ साहूकार अपने चित्र बनवा करके लगवा लेते थे, और आर्टिस्ट का सेटिस्फेक्शन यही था कि उसका चित्र बनाया और उसको चिपकाया, उसके एवज में उसको पैसा मिला। मैंने उनको कभी चित्रकार नहीं माना। मैंने ये कहा कि ये तो चित्रकारिता का एक तरीके से दुरुपयोग सा हो गया। ये चित्रकारिता का, आपने श्रद्धा से किसी का चित्र बनाया। जैसे मैं रविंद्रनाथ टैगोर के किसी भी रिश्तेदारी में नहीं हूं, लेकिन मैंने एक रविंद्रनाथ की विशेष मुद्रा में एक चित्र बनाया जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, तो वो आर्ट की श्रेणी में आएगा। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाया जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो समाज के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो। मैं स्वांतः सुखाय तो करूं, पर हिताय भी हो जाए तो क्या उसके अंदर खराबी है। दूसरी बात, आपने मेडिटेशन की बात की,
तो मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेडिटेशन करना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि आंख बंद करके दिमाग की कुंजी को बंद करके बैठना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे पता है कि एक मोघे साहब थे जो मुझे मेडिटेशन कराने के लिए उन्होंने ये कहा, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज होती है और आप मेडिटेशन करना शुरू करें। मैं मेडिटेशन के लिए बैठने लगा, लेकिन मैं 1 मिनट से ज्यादा अपने आप को शांत चित्त करके बैठ नहीं पाता था। मेरे दिमाग में जब मैं मेडिटेशन पर बैठता तो और ज्यादा आंधी चलने लगती और विचार जो नहीं होते हैं वो भी घुमड़ घुमड़ करके आने लगते, और मुझे लगता है कि ये मेडिटेशन हो गया या बवाल हो गया, उल्टा मेरे लिए ये परेशानी पैदा होगी। तो उसके बाद में मैंने मोगे साहब को कहा, मैंने कहा मोगे साहब मैं नहीं बैठ सकता ऐसे, मैं मेडिटेशन में नहीं बैठ सकता। फिर मैंने एक बार शंकराचार्य जी को मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक उक्ति आई, निद्रा समाधि स्थिति। उसने कहा नींद समाधि की स्थिति है। तो मुझे लगा कि उनींदा होना भी एक नींद और एक नींद का एक होती है निद्रा और एक होती है तंद्रा। तो तंद्रा में चला जाना ही मेडिटेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे ये लगने लगा कि मैं कहीं पर भी जो है मैं तो मेडिटेशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ बैठा होता लोग सोच रहे हैं मैं नींद ले रहा हूँ और मैं नींद नहीं ले रहा होता। मैं तो तंद्रा में हूँ, निद्रा में नहीं हूँ। तो यही थॉट जब आप जिस समय जैसे आप जब मेडिटेशन पर बैठती तो आपके मेडिटेशन के दौरान जो विचार आने शुरू होते, वो विचार आपको एकाग्र नहीं करने देते, वो आपके अंदर ये सब थॉट्स डालने लगते। मेडिटेशन में मैं नहीं बैठ पाई, मनीष बैठे। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपका क्रिएटिविटी आपको मेडिटेशन के दौरान कुछ न कुछ नया सोच आपके सामने लाती रहती है, इसलिए वो व्यक्ति ज्यादा देर तक उसमें बेचैनी, करेक्ट, और मैं कह रहा हूँ आर्टिस्ट की बेचैनी ही आर्टिस्ट से कुछ करवाती आते रहते हैं। हाँ, तो वो आइडियाज जो है वो आपको बैठने नहीं दे रहे थे, लेकिन आप देखिए उस इतने से बैठने का परिणाम आपकी पूरी सीरीज निकल करके आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने ज्यादा अचीव कर लिया ना, मेडिटेशन इतने मिनट का। आर्ट ऐसी है जो सोते हुए आदमी को उठा देती है, हाँ, वो बेचैन कर देती है आपकी इस बेचैनी तो आज जो आप बोल रही है ना विभू, उससे रिलेटेड मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा और ये मैंने बोल्ड लेटर्स में मेरे स्टूडियो में लगाया हुआ है कि आर्ट शुड comfort the disturbed. Art should comfort the disturbed and disturb the comforted. बोलिए, इसीलिए अपन ने तो चित्र की विचार यात्रा रखा है। चित्र देख करके नींद नहीं लेना है, चित्र देख करके विचार करना है कि ये चित्र क्या कह रहा है, इस चित्र से क्या आ रहा है, इस चित्र में सुकून नहीं है, इस चित्र में उत्तेजना है, इस चित्र के अंदर विचारो उत्तेजक चित्र है, ये जो आपको कुछ सोचने चित्र से किसी को सुकून भी मिल सकता है और सुकून में है वो डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ, वो सुकून का अर्थ है कि वो सारे डिस्टरबेंस को एक तरफ करके और उसमें से अपना सुकून ढूंढ ले। बिल्कुल। ये वो बेचैनी से एक बेचैनी में चैन ढूंढना है। बिल्कुल। जो बेचैनी एक चैन देती है। आप जब एक क्रिएशन करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, चित्र के बाद जो बेचैनी के बाद जो आपको शांति मिलती है, बस वही आपका एक सेटिस्फेक्शन, और मैं तो कहता हूँ यही मेडिटेशन का अंत है। आप मेडिटेशन में ही हैं जब कोई चित्र बना रही हैं, या जब आप उसमें जब आप उसमें इतनी डूबी हुई हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। अब जो मेरा स्टूडियो है उसको मतलब सब जानते हैं कि मैं उसको ही अपना मंदिर मानती हूँ। मतलब मैं मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखती, तो मैं ऐसे बैठती नहीं हूँ। मेरा अपना एक है थॉट प्रोसेस। तो मेरा स्टूडियो मेरा मंदिर है, और मुझे लगता है जितनी देर मैं पेंटिंग करती हूँ वो मेरा मेडिटेशन है। बिल्कुल। तो अब मैं चाहूंगा कि आपके कुछ चित्रों को देखा जाए। आप देख रहे हैं आपके चित्र का, अब आप देखिए इसके अंदर जो चित्रकार है वो कितने रंगों से, कितने माध्यम से, कितने तरीके से वो बैठा है। और उसके अब मैं अगर एक्सप्लेन, इस चित्र को देख करके कोई एक्सप्लेन करेगा तो आप देखिए उसके सर के चारों तरफ जो घेरा बना हुआ है, उसके पाँवों की जो मुद्रा है, उसके जो हाथ की जो मुद्रा है, उसके पीठ का रंग संयोजन है,
उसके सर का रंग संयोजन है, उसके आंखों के सामने का रंग संयोजन है, ये सब मिला करके कुछ न कुछ बात करता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बताइए। तो ये जो पर्टिकुलर चित्र है, हाँ। ये जिनके पास है वो परहैप्स मेरे यंगेस्ट क्लाइंट है। हाँ। और मैंने उन्होंने कहा कि मुझे एक नया घर बनाया उन्होंने, और उन्होंने कहा मुझे एक बुद्धा चाहिए सिर्फ, मतलब हर चीज में मुझे नहीं चाहिए पर एक ऐसा कुछ चाहिए। तो जब ये मैंने बनाया उनके लिए, ऐसा इसका जो लेयरिंग है, जो विभू समझेंगी ये, कि मैं ऐसे फ्लैट एक सरफेस पे काम नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरी कविताएं भी डॉक्टर तन्मय जी आपने पढ़ी है कि मैं हमेशा बोलती हूँ जो मैं हूँ वो मैं नहीं, मतलब परत दर परत खोलो तो हम अंदर से और निकलते हैं। तो मेरे पेंटिंग का भी प्रोसेस लेयर्स में काम करने का है। तो जो आप ये अगर ये ब्लू लेयर देख रहे हैं या उसके जो ये येलो चेक्स देख रहे हैं या जो भी है, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे कई लेयर्स में काम हाँ, वो एक तरंग पर दूसरी तरंग पर हाँ, तीसरी तरंग पर चौथी तरंग, इस तरीके से आपका चल रहा है। हाँ, मैं आपका दूसरा चित्र भी दिखाता हूँ। हाँ, अब आप देखिए ये चित्र। तो ये मेरी एक सीरीज बन रही थी, बट फिर वो मैं एग्जिबिट नहीं कर पाई, वो ऐसे ही मैंने शेयर कर ली लोगों के साथ। तो वो सीरीज में मैं बात कर रही थी मॉन्क एंड द बीस्ट। हाँ, जो एग्जैक्टली हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे ना, ये चित्र में इतना नहीं ध्यान में आएगा, पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फीमेल फिगर है। आप हाँ, इसकी गर्दन देखिए, इसके चेहरे का प्रपोर्शन देखिए, ऐसा एक फेमिनाइन टच है। ये मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, हाँ, पर कितने तरह के ये जो बीस्टली विचार हैं मेरे अंदर आ रहे हैं। ये जो एनिमल का पैर, आपने एनिमल के मतलब वो घोड़े की तरह विचार दौड़ रहे हैं नहीं, आपके। एनिमल मैं इसलिए सिलेक्ट करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि हम इंसानों में कॉन्शियसनेस होता है, हाँ, हमारा एक जहन होता है जो हमें सही गलत का ज्ञान देता है। एनिमल्स डोंट वर्क ऑन दैट। उनको भूख लगी है, सामने अगर शिकार है, खाना है, वो शिकार का क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो सोच समझ नहीं सकते कॉन्शियसनेस के साथ। तो इसलिए मैं बैठी तो हूं मेडिटेशन में, पर मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं और मुझे अपने आप को उन सारी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करना है। हाँ। और दूसरी बात कि ये चित्र अगर मैं सोचूं तो मैं इस चित्र पर ये सोचता हूँ कि आप जो व्यक्ति मेडिटेशन में बैठा है उसमें विचारों के घोड़े दौड़ रहे हैं और वो इतने तेजी से दौड़ रहे हैं जिसको उसे नियंत्रण करना है। तो आपने नीचे की तरफ पांव से उन घोड़ों को दौड़ते हुए बताया है और अंदर विचारों को आप रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। मेडिटेशन को इससे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था इस चित्र के माध्यम से। इसके आपके चित्र की विशेषता ये हो कि हर व्यक्ति उस चित्र को अपने तरीके से आंके और अपने तरीके से अपने विचार रखे। विभू, तुम क्या कहना चाहोगी इस चित्र पर? विभू? मुझे भी ऐसा लगता है, पेंटिंग देखी तो मुझे लगा कि एक इंसान जब कॉन्शियसनेस में होता है तो वो इतने उसके जो विचार होते हैं उस पे वो कंट्रोल हाँ, वही नियंत्रण की बात आप भी करती हैं नहीं कर कि पा रहा हाँ, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रह पाता है। कि वो तो सोचता रहता है, ये जो विचारों के घोड़े दौड़ रहे हैं आपके, आप जिस विचारों के घोड़ों पर दौड़ रही हैं और आप उसके अंदर इतने सारे ये जो आपने बनाए हैं, ये जितने भी हाँ, ये जो सर्किल्स छोटे छोटे, ये सब विचारों के अंकुश हैं जो आपको बार बार पकड़ते हैं कि इधर चल, इधर चल, उधर चल। जैसे घुड़सवारी के लिए घोड़े को नियंत्रित करना पड़ता है, वैसे आप मेडिटेशन में अपने विचारों को नियंत्रित कर रही हैं। ऐसा कुछ इसके अंदर दिखाई देता है। मैं आपको दूसरा चित्र और दिखाता हूँ। ये तो पहला ही चित्र आ गया। हाँ, ये देखिए। तो इस चित्र के बारे में भी अंजू जी मैं जानना चाहूंगा कि आपके विचार कैसे रहे होंगे।
ये इस चित्र ने यूएसए तक की यात्रा कर ली, तो ये चित्र बहुत कीमती है मेरे लिए हर तरीके से। हमारे लिए भी बहुत कीमती है कि यहाँ पर तो जो है आगे आ गई। ये सिमिलर थॉट्स पे है। ये चित्र इसलिए भी खास है कि इस चित्र के साथ मैंने अपने पेंटिंग्स में विंग्स, पंखों का यूज करना, हाँ, मतलब वो थॉट मेरे दिमाग में आने लगा कि क्या चीज हमें उड़ने से रोक सकती है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने इसमें वो फेदर्स का प्रयोग किया। और अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा बीच में मुंह खुला हुआ ऐसा एक, हाँ, 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 हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल तो दिखा। बस हाँ। इट्स अ मतलब इट्स एन ओपन पेंटिंग, जैसा कि आप देख के जो इससे समझना चाहें। नहीं नहीं, मैंने ये तो भी वही, पेंटिंग बहुत आप शांत है। इस पेंटिंग के सामने बैठ करके घंटों कुछ सोच सकते हैं। हाँ इसके अंदर विचार लेयर आफ्टर करना। लेयर, लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर आपको सोचने के लिए ये मुद्दे देती है। और आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें कान भी है, इसमें पाँव भी है, इसके अंदर एक एक ऐसी एक हल्की सी जो है तरंग भी है जो उड़ती हुई सी जा रही है। बहुत सारी पंख भी है। लेयर्स, हाँ पंख भी हैं, पंख हैं तो उड़ना भी है। बहुत हम्म, सारी चीजें आपने इसके अंदर दिखाई है। तो ये चित्र भी बहुत अच्छी बात करता है। हाँ, ये चित्र भी आपका जो है ये ये एक अलग बहुत रंग लिए हुए है। बहुत खास है। हाँ, ये लोक गीतों के पास ले जाता है, लोक रुझान हाँ, पर ले जाता है। तो तो मैंने नहीं, कहा कि जो माँ ने कहा कि जिन रास्तों से गुजरना है उन रास्तों से गुजरना ही पड़ता है, तो ऐसा ही एक रास्ता मुझे मालवा लेकर गया। अच्छा। मैं जानती भी नहीं थी और मैं पहुंच गई लुनिया खेड़ी, प्रहलाद जी टिपनिया के पास, जो हम्म, कबीर गाते हैं। हम्म। तो लोग इतना कबीर के बारे में रिसर्च करते, लिखते, सब बहुत सुना है। पर जब मैं प्रहलाद जी के साथ 5 दिन रही उनके घर पर, मैंने भी सुना प्रहलाद जी को। अरे बहुत सूफियाना है, बहुत सूफियाना है, गाते तो भी बहुत बढ़िया। सोचिए 5 दिन दिन अरे रात वाह वाह उनके वाह वाह। साथ रहना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से जाऊं ही नहीं। बहुत 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 बहुत। आनंद आया और हम्म। इतना भरकर आई। वहां से जब निकलने लगी तो मैं इतना रोई जैसा मैं सिर्फ नागपुर से निकलते हुए अपने घर पर माँ से मिलकर रोती हूँ, वैसा मैं प्रहलाद जी से मिलकर रोई। मुझे ऐसा लगा उन्होंने, मतलब क्या बोलूं मैं वो फीलिंग्स को। तो मेरी भी आने रूबरू मुलाकात हुई है प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी पद्मश्री मिला है उनको। अरे कितना कमाल का डूब करके और वो सूफियाना बहुत गाते हैं। बहुत बहुत हाँ, बहुत सुंदर व्यक्तित्व है उनका। बहुत तो बढ़िया। आने के बाद, जैसा आपने कहा कि जब जो चित्रकार होता है उसे एक ही भाषा आती है, हम्म। मुझे ऐसा लगा कि वो जब नेक्स्ट टाइम बैंगलोर आए तो मुझे उनको कुछ दिखाना है, मतलब। तो मैंने ये प्रहलाद जी को डेडिकेट करते हुए ये पेंटिंग बनाई। और संयोग देखिए कि ये पेंटिंग एक बहुत फेमस क्लासिकल डांसर है, उनके उनको ये पेंटिंग, देखिए इतने सारे इसमें से एक कलाकार ने एक कलाकार को पहचाना एंड शी पिक दिस पेंटिंग। और वो इतनी, मतलब इतनी सही जगह है कि मुझे बहुत खुशी होती है। वो प्रहलाद जी डिजर्व करते हैं, मतलब। तो ये बहुत करीब बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर। हाँ, अब जो है वो वे ये विभू के चित्र हैं। तो मैं विभू जी के चित्र पर जो है आपका ध्यान करना चाहता हूँ कि विभू जब चित्र बनाती है तो इसके दिमाग में एक, जैसे मैंने बताया कि महिला विमर्श की तरफ बहुत ज्यादा इनका ध्यान रहा है और इनका मोर्चा खोला इन्होंने कि किस तरीके से इस पर किया जाए। तो इस चित्र में देख लीजिए, आपने दो चेहरे दिखाए हैं, एक शेर का है और एक महिला का है। और ये शांति में भी क्रोध और अपनी बात को कहने का जज्बा, ये बिल्कुल। दोनों इस चित्र के अंदर वो ये दिखाती हैं। तो विभू, तुम बताओ कि तुमने इसको बनाते समय तुम्हारे दिमाग में क्या था? मैं कोई भी पेंटिंग बनाती हूँ तो मेरी हर पेंटिंग के अंदर ब्लू कलर तो होता है। हाँ। और सब मुझे पूछते भी हैं कि आप इतना ब्लू कलर है जो यूज क्यों करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो नीला रंग है वो शांति का प्रतीक है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि आसमान और समुंदर दोनों ही नीले रंग के हैं। और
जो समुंदर है वो बहुत गहरा है और आसमान बहुत ऊंचा। तो वैसे ही थॉट को लेके मैं मेरे रंग को हर पेंटिंग के अंदर ब्लू कलर डालती हूँ। इसके अंदर ये जो लेडी है वो बहुत शांत है, जो उनके जो बाल बनाए हैं वो झरने बह रहे हैं उनके, और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा। तो उसकी मतलब वो गुस्से में है पर फिर भी बहुत शांत है, तो उसकी भावनाओं को दिखाया गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे हाँ, ये चित्र देखिए इस चित्र के अंदर मैंने बताया था ना कि इन्होंने एक विचारधारा को लेकर के एक चित्र बनाया है। मैं समझा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले विभू बता दे और उसके बाद में अंजना जी आप बता दें, फिर मैं किसी निष्कर्ष पर बात करता हूं। बताइए। सबसे पहले तो मैं सोचता हूं कि विभू तुम बताओ, ताकि उसके बाद में फिर अंजना जी बताएं। मुझे एक मेरी फादर है, उनके फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक काम दिया था। उन्होंने कहा था कि हम पे तो नहीं करेंगे आपको, पर ये जो है कॉज है वो बहुत अच्छा कॉज है। इसके अंदर वही नारी प्रथा के बारे में था, इसमें औरतों को डायन समझा जाता है और मार दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कोई पॉजिटिव चीज बतानी है आपको कि नारी क्या है। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो नारी के एक गर्भ से हुई है। तो अगर नारी का इतना रह सकता है, देवी का इतना बड़ा बड़ा योगदान रह सकता है हमारी रचना करने के अंदर, तो वो खराब कैसे हो सकती है। तो मैंने एक नारी के गर्भ में ब्रह्मांड को बताया और ये बताने की कोशिश की कि आप जिन्हें मार रहे हो वो सही नहीं है, वो भी एक इंसान है और आप उसी की वजह से यहाँ आए हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये सोच के ही मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ अंजना जी आप इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, जो विभू ने कहा वही थॉट मेरे अंदर था, और मुझे कहीं ना कहीं मैंने इसको फीमेल इन्फेंटिसाइड से भी जोड़ा। एक बार देखते ही जो एक मतलब भ्रूण हत्या का जो एक अजीब सा फितूर है लोगों के दिमाग में, मैंने उससे भी इसको जोड़ा। और आपने जो बात कही कि नारी के अंदर ब्रह्मांड है, वो तो एकदम ऑब्वियस है, वो मतलब देखते ही ध्यान में आ जाता है। तो बहुत सुंदर, और जिस तरीके से सारा बैकग्राउंड इतना कलरफुल और वो एकदम एक ही ब्लैक इसमें तो वो बहुत इम्पैक्टफुल लग रहा है। तो बहुत बहुत बधाई विभू तुमको, बहुत सुंदर, बहुत बोल्की तस्वीर है आपकी, बहुत प्यारी। मैंने भी इसमें यही समझा। और ये जो नीचे दो हड्डियां और ये जो कपाल रखा है, ध्यान आया। हाँ तो ये कपाल रखा हुआ ध्यान आया कि आप जो है किस दिशा में जा रहे हैं। बराबर। ये जिसमें और दूसरी बात के जिसके गर्भ में ब्रह्मांड है, उसकी स्थिति ये कि उसके बिखरे बाल और वो इतनी भयंकर स्थिति के अंदर दिखाई दे। आप उस क्रिएट करने वाले व्यक्ति की स्थिति को ये ला करके रखा, ये कितनी बड़ी प्रताड़ना सा दिखाई देता है कि जो ब्रह्मांड का निर्माता है, आपने उसकी ये स्थिति कर दी। बहुत कचोटता है और एक मार्मिक दृश्य पैदा करता है। तो इस तरीके के चित्र जो हैं, ये चित्र देखते ही एक आदमी को शर्मनाक अनुभूति देता है कि उसने नारी के लिए कितना जो है उसके अपमानजनक स्थिति का पूरा बयान ये अकेला चित्र कर देता है। बराबर। और जैसा विभू ने कहा कि ये इस चित्र के लिए उन्होंने कहा था कि हम कुछ दे नहीं पाएंगे आपको, हाँ, लेकिन पर इस चित्र ने विभू को, मेरे हिसाब से आर्टिस्ट विभू को माला माल कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हम सब ने इनके चित्रों में से इस चित्र को चयन किया। आप देखिए कितने सारे चित्र आए होंगे, उनमें से हमने किन किन चित्रों को ला करके और आपके सामने रखा ताकि हमारी बातचीत जो है वो इस दिशा तक पहुंचे। तो ये
इनका इनका चित्र था, एक चित्र इनका वापस जो है स्टॉप करता हूँ मैं। हाँ, तो हम लोगों ने चित्रों पर बात की, चित्र हमने देखे और देखने के बाद में आपने देखा कि जो हमारा जो जो कथन है, जो हमने ये बात रखी थी कि चित्र की विचार यात्रा, हम लोगों ने चित्र की विचार यात्रा की चित्रों को देख करके, और एक चित्रकार से उसकी स्वयं की यात्रा का अनुभव भी लिया। और मैं ये समझता हूं कि ये इस तरीके की बातचीत, ये जो टॉक शो आज का है, इसके अंदर एक चित्रकार को अपनी बात कहने का अवसर भी मिलता है और चित्र को देखने का अवसर भी मिलता है, और चित्र को बनाने की चित्र प्रक्रिया का भी अवसर मिलता है कि आप चित्र बनाते समय क्या सोचते हैं, रंग संयोजन में आप क्या सोचते हैं। एक चित्र की खुद की एक कहानी होती है, वो कहानी भी आप लोगों से सुनने को मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पॉइंट मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है। जरूर जरूर। एक थॉट के साथ हम, मतलब मैं एटलीस्ट एक थॉट के साथ बिगिन करती हूँ, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो थॉट उस कैनवस पर आएगा और वही थॉट आएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी चाइनीज फिलॉसफी है जो मैं शुरू से अपने हर काम में फॉलो करती आई हूँ, जो भी क्रिएटिवली मैं करती हूँ। उसमें क्या होता है कि आप कोई काम करते हैं तो उस काम का एक छोटा सा भाग आप अपने कंट्रोल में रखते हैं, और एक पॉइंट पे आके आप बाकी चीजों को अपने आप होने देते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सीडेंट। तो ये कंट्रोल्ड, मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है जब कुछ क्रिएट करने लगती हूँ। मैं आपको तो सच बात बताता हूँ कि होता रहता रचना है। प्रक्रिया के दौरान होता यही है, आप सायास प्रयास करके कुछ नहीं कर सकते, जो अनायास होता है वही सत्य होता है। हाँ, आपके बनाते बनाते जो बनेगा, बराबर है, क्योंकि आप अभी कभी बन जाएगा। सोच करके कोई काम नहीं बनाएंगे, आपको बनाते बनाते जो चीज निकल करके आएगी वो बाद में आएगी, और फिर वो आपकी नहीं रहेगी। बराबर। जब चित्र बन गया तो वो आपके हाथ से निकल गया। बराबर। अब वो देखने वाले पर है कि वो उस चित्र में से क्या ढूंढता है। बराबर है। तो इसलिए ये अब आपकी संपत्ति नहीं रह जाती है, ये चित्र जो है आपके, जैसे ही कागज पर कोई चीज लिखी गई या चीज बनी, वो सार्वजनिक हो गई। बिल्कुल। जब तक वो अंदर है तब तक वो आपकी है, जब वो कागज पर आ गई तो वो फिर आपकी नहीं। इसलिए अब इसके ऊपर हजार तरह से हजार लोग अपनी बात करेंगे। और मुझे 2 लाइन याद आई, वो हाँ मैंने कहीं पढ़ी कि अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। ये बात मैंने रंगों से सीखी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज है। अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है, और रास्ता ढूंढना है तो रास्ते से भटकना जरूरी है। लाइन बन गई है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप दोनों पोइट्री के लोग हैं और मैं भी पोइट्री से थोड़ा थोड़ा जो है अटैच्ड हूँ, तो लगता है कि हम लोग जो है वो चित्रकारिता से पोइट्री और पोइट्री से चित्रकारिता के बीच में हम लोग झूलते रहते हैं कई बार। नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की और संवेदना की ये लिमिटेशन होती है कि उसको कहना और सुनना देखना जरूरी हो जाता है। ये तीनों मीडियम के बिना उभार नहीं आ सकती है। नहीं तो आज की क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के टॉक शो में आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें हम लोगों के सामने हुई, और मैं ये सोचता हूँ कि हम लोगों की बातचीत का हमारा आनंद एक अलग सा रहा, और हमने चित्रों का आज आनंद लिया, और चित्र की विचार यात्रा के अंदर हम भी अपनी यात्रा की, और हमारे साथ में और श्रोता भी यात्रा करेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, आपने अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इस तरह से और किसी विषय पर, और किसी सब्जेक्ट पर, और किसी विधा पर मिलते रहें और बात करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विभू। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल। नमस्कार नमस्कार।